हेलो जी, दिस इज़ इज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मार्केट की मैनिपुलेशन के बारे में कि मार्केट में इतना बड़ा मैनिपुलेशन का मूव क्यों आया है, इसकी क्या वजह है, क्या इसमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली है या क्या इसमें न्यूज़ है। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसका मेजर ड्राइवर क्या था कि मार्केट में ये क्यों हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले जिस तरह कि हमें पता है कि ट्रंप ने हर जगह टैक्सेशन लगा दी है और ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अब ट्रेड वॉर क्या होती है, टैक्सेशन क्यों लगाई है, टैरिफ्स क्यों लगाए हैं उसने, तो उसको सिंपल सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए नेट जो आउटफ्लो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नेट इनफ्लो जितना कम हो वो बेहतर होता है। एक मुल्क का अकाउंट है इस जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, उसमें जो नेट इनफ्लो होता है वो आपका इंपोर्ट से आता है और जो नेट आउटफ्लो होता है वो एक्सपोर्ट से आता है, वो एक्सपोर्ट होता है। अब ये है इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अब गुड्स में मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप चीज़ें बाहर बेचते हैं तो ये आपका गुड्स के रिस्पेक्टिवली नेट आउटफ्लो होता है, और जब आप चीज़ों को मुल्क में इंपोर्ट करते हैं, मतलब गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, तो ये गुड्स का इनफ्लो होता है। अब गुड्स के इनफ्लो से क्या होता है, आपके जो डॉलर्स हैं उसका आउटफ्लो होता है, जिसका मतलब ये है कि लेट्स से कि ये यूएस का करंट अकाउंट है, यूएस गवर्नमेंट का। इसके पास अ, तकरीबन तकरीबन 1 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं। अब 1 बिलियन डॉलर्स जब पड़े हैं मुल्की ख़जाने में, करंट अकाउंट में, तो इन्होंने लेट्स से कि 50.5 बिलियन डॉलर्स का इन्होंने इंपोर्ट किया। तो जाहिर सी बात है जिन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइक मैक्सिको से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ये यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 0.5 बिलियन डॉलर्स का अगर माल इंपोर्ट किया तो 0.5 बिलियन डॉलर्स यहाँ से पे करने होंगे इनको, मतलब अपने करंट अकाउंट से पे करने होंगे इनको, यूके वगैरह को। जाहिर सी बात है इन्होंने यूएस ने माल खरीदा इंपोर्ट किया तो जाहिर सी बात है उनको देना पड़ेगा पैसे। तो वो 0.5 बिलियन डॉलर्स इनको दे दिए लेट्स से इन्होंने। तो अब बात करें कि एक्सपोर्ट, अब जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका मतलब ये है कि यूएस ने लेट से कोई गाड़ियाँ बनाई हैं या फिर कोई कार्स बनाई हैं, वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। लेट से कि इसने एक्सपोर्ट किया है रशिया को, या कोई ऑयल इसने बनाया है, ये दरियाफ्त किया है, वो इसने रशिया को एक्सपोर्ट किया है। तो इन रिटर्न रशिया इसको पैसे पे करेगा, और लेट से इसने 1 बिलियन डॉलर्स पे कर दिए हैं। 1 बिलियन डॉलर्स का इसने एक्सपोर्ट किया है और इनके पास 1 बिलियन डॉलर्स आ गया, तो टोटल आपका जो करंट अकाउंट में मनी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो 1.5 बिलियन डॉलर से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और चूंकि इंपोर्ट सिर्फ 0.5 बिलियन डॉलर्स की थी और एक्सपोर्ट 1 बिलियन डॉलर्स की थी, तो ये एक बहुत अच्छी रेशो होती है कि आप ज़्यादा जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंपोर्ट है वो आपकी कम है, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है करंट अकाउंट वो मेंटेन रहता है। अब लेट से यहाँ पर 1 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाती, इंपोर्ट होती, तो ये करंट अकाउंट खाली हो जाता, 0 बिलियन डॉलर आ जाते। और एक्सपोर्ट भी हमारे पास जनाब 0.5 बिलियन डॉलर्स की होती, तो आपके पास प्लस 0.5 बिलियन डॉलर, तो इसमें सिर्फ 0.5 बिलियन डॉलर्स रह जाता आपके करंट अकाउंट में, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं थी क्योंकि पहले 1 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ था। तो अक्सर सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके नंबर ऑफ़ इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं और नंबर ऑफ़ एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, और आपका करंट अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है। तो तब हमारे पास सिचुएशन आती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अब हमें ज़्यादा टैक्सेशन लगानी चाहिए। किस पे? इंपोर्ट्स पे। इंपोर्ट्स पे जब गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेशन लगाएगी तो क्या होगा कि जो भी मवाद बाहर से इंपोर्ट हो रहा है,
लाइक स्टील इंपोर्ट हो रहा है, लाइक आयरन इंपोर्ट हो रहा है, वो सारा क्या करेगा, यूएस के जो बाशिंदे हैं या बिजनेसमैन हैं वो कहेंगे कि चलो आयरन वगैरह या इसके स्पेयर पार्ट्स तो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब वो महंगे हो गए हैं, उस पर टैरिफ ज़्यादा लग गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने लोकल ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो वो 3-4 फैक्ट्रीज लगाएंगे और वो लोकल ही गुड्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनके मार्जिन अच्छे होंगे और मुल्क की हालात भी इकोनॉमिकली बेहतर होंगे और करंट अकाउंट भी आपका स्टेबल रहेगा। तो इसी वजह से ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं। अब टैरिफ्स मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ टैरिफ्स लगे हैं। लाइक पाकिस्तान का अगर देखें तो 29% का टैरिफ लगा है। मतलब पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है ये माल और यूएस इंपोर्ट करता है, उस पर टैक्सेशन लगा दी है यूएस गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज imposed 29% reciprocal tariff on Pakistan besides over 185 countries and territories, saying that Islamabad charges 58% tariff on goods imported from the United States। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद में जो इंपोर्ट होती है यूएस से वो 58% टैरिफ लेते हैं। मतलब आपका 58% जो है टैक्सेशन लगाते हैं, तो उसके बदले में रेसिप्रोकली उन्होंने 29% टैक्सेशन लगा दी है। तो इससे एक्चुअली होगा क्या, इससे सिर्फ ये होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट है उसमें मसला आएगा। अब जाहिर है अगर आप यूएस इंपोर्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है, उस पर टैक्सेशन लगा दिया है, तो आपको आपकी एक्सपोर्ट पे मसला आएगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है और इसमें कुछ हमारे पास मेजर प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स हैं, और उसमें ये है कि हमारे पास जिस तरह एक इंटरलूप है या फिर कोई इस तरह के टेक्सटाइल से रिलेटेड आपके पास स्टॉक्स हैं, उनमें मसला हमारे पास आ सकता है। तो एक्सपोर्ट वाले स्टॉक से फ़िलहाल दूर हैं, जो इनका सोनली बिजनेस एक्सपोर्ट्स पे है, या टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स समझ लें आप। क्योंकि अगर इंटरलूप को देखें तो उनका जो बेसिक मेन क्लाइंट्स हैं वो पूमा, एडिडास वगैरह, बॉस वगैरह हैं। तो वो वहाँ से अपैरल्स, सॉक्स वगैरह जितनी भी हैं उनके कपड़ा लेते हैं। तो इस सिनेरियो में इनको नुकसान हो सकता है इंटरलूप को स्पेसिफिकली। और ये चीज़ें अगर हम आज का चार्टिंग की तरफ जाएं तो आज का चार्टिंग में तकरीबन अगर हम देखें तो आज हमारे पास लोअर लॉक भी लगा है, और लोअर लॉक हमारे पास पूरी मार्केट का लोअर लॉक लगा है। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल हमें मार्केट की दिखी है, और एक तो मार्केट ने गैप डाउन भी ओपन किया है और उसके बाद लोअर लॉक भी लग गया। तो गैप डाउन भी ओपन किया है, उसके बाद लोअर लॉक भी लग गया है। तो हमारे पास तकरीबन इसने जो आज पॉइंट्स तोड़े थे वो 8,000 तक के पॉइंट्स तोड़े थे, अगर गैप को भी मैं इंक्लूड कर दूं। और उसके बाद दोबारा पुश लेना इसने दोबारा स्टार्ट कर दिया। क्या, एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाई, पुश लेना दोबारा स्टार्ट कर दिया है इसने। अब ये चीज़ें हैं, अब हम दोबारा इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन इसमें नज़र आती है। सबसे पहले तो अगर टेक्निकली मैं देखूं, टेक्निकली मैंने ये पिछला चार्ट बनाया हुआ था और रात को मैंने एनालिसिस किया था कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, और लेकिन मार्केट ने हमारे एनालिसिस को नहीं परफॉर्म किया ठीक। उसकी सिर्फ वजह ये है कि जब न्यूज़ आ जाती हैं तो जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। तो मुझे इसका शक ज़रूर था कि ये इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से मैंने कोई ट्रेड कॉल नहीं दी प्रीमियम में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लॉस से बचे। तो नॉट एवरी डे इज़ अ ट्रेडिंग डे, ये आप लोग भी समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आज जो डे रेंज रही है, और आप यहाँ लो देखें तो तकरीबन ये मार्केट का जो डे रेंज का लोअर लॉक है वही इसका लो है।
जिसका मतलब ये है कि ये नीचे काफ़ी देर, मार्केट आधा घंटा 1 घंटा होल्ड पे रही है, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई इसमें। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा अपने पॉइंट्स रिकवर किए हैं और तकरीबन 3% के नेगेटिव में क्लोज हुई है। बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं जो मार्केट के मेजर प्लेयर्स होते हैं, जो मेन वेटेज स्टॉक्स होते हैं, एफएफसी हो गया, मारी हो गया, यूबीएल हो गया, एंग्रो होल्डिंग्स हो गया, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो व्हील है, हीट हीट व्हील या इसको हीट मैप समझ लें एक तरह से, वो आपको पूरा नेगेटिव दिख रहा है चंद एक स्टॉक्स के, और वहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हर स्टॉक भी लीड कर रहा है। नाउ लेट्स सी के ज़्यादा पॉइंट्स तोड़े किसने और जोड़े किसने। तो एंग्रो होल्डिंग्स ने, ओजीटीसी ने, पीपीएल ने, हपको ने, पीएसओ ने, एफएफसी ने, मारी ने, सिस्टम्स ने, ईफट ने और एमईपीएल ने पॉइंट्स तोड़े हैं। अगर आप इन सारों के चार्ट्स भी उठा के देख लेंगे ना, तो आपको कुछ इसी तरह की विक्स नज़र आएंगी, ये हैमर टाइप ऑफ कैंडल नज़र आएगी। तो जिसका मतलब ये है कि ये यहाँ से इंडेक्स ने पुश क्यों लिया, कि जितने भी सारे वेटेज वाले स्टॉक्स हैं वो अपनी सपोर्ट जोन पे आ गए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो लेकिन कैसी का अगर मैं आपको पहले बताऊं, तो यहाँ पर हमारी ये वाली सपोर्ट थी जिसका इसने जिसको इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी नहीं थी। तो जो मेन सपोर्ट थी वो ये वाली सपोर्ट थी जो हमने पहले से मार्क करके रखी हुई थी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह उसको रीटेस्ट भी किया, और जो लास्ट सपोर्ट थी उसने उसको भी टेस्ट किया है। तो वहाँ से वो पुल बैक लिया है, जो एक अच्छा साइन है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन बनती दिख सकती है। अब यहाँ पर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक डबल बॉटम टाइप बनाएगा और फिर जो है इसमें कोई मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, देन ये मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन एक डबल बॉटम बनाना इसको थोड़ा सा नेसेसरी है। उसकी वजह ये है कि डाइवर्जेंस जो है अभी, जो डाइवर्जेंस है, जो बुलिश डाइवर्जेंस है, वो सही तरह नहीं बनी हुई। तो ये है, या तो इस तरह की कोई सिचुएशन होगी या तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि ये एक अपवर्ड मोमेंटम लेकर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा डाउनवर्ड जाए, देन दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करे। ये दो पॉसिबल सिनेरियोज इसमें बन सकते हैं। अगेन इसमें अभी बियरिश जो है वाला मुझे कोई इस तरह का ऐसे साइन नहीं दिखता। बेरिश में अगेन हमारे पास वही सिनेरियो है, अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है 1,09,500 के, तो ही मार्केट हमारे पास बेरिश दिख सकती है। एल्स फिलहाल ऑल गुड फॉर नाउ मार्केट के लिए। ओके, सो अब मारी का देख लेते हैं। मारी में भी मैंने कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए थे। ये वाला सिनेरियो डिस्कस किया था कंसोलिडेशन वाला, जो कि यहाँ पर हमारे पास प्ले आउट हो गया था। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि एग्जैक्टली यहाँ पर प्ले आउट हो गया था और इसने थोड़ा एक हाइट भी डिफाइन किया, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये दूसरा सिनेरियो, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया और यहाँ पर हमारा जो 722 पे ब्रेक का एंट्री था वो भी नहीं हुआ, तो ये दूसरा भी हमारे पास नहीं हुआ। जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियो था कि ये इसको ब्रेक डाउन करके एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट बनाएगा, तो वही हमें अभी प्ले आउट होता दिख रहा है। और यहाँ से हमारे पास अभी सपोर्ट बनाई है, और जिस तरह कि मैंने कहा था कि कैसी में भी हैमर टाइप ऑफ कैंडल मिलेगी, और आपको जितने भी हाई वेटेड स्टॉक है सारों में हैमर कैंडल ज़रूर मिलेगी। तो एक परफेक्ट वी स्ट्रक्चर भी बन रहा है, डिमांड भी शो हो रही है। तो जिसने एवरेज के लिए यहाँ पर मारी को उठाया तो उन्होंने अच्छा गेन 6-7% का बनाया। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि हम मार्केट में इग्नोर नहीं कर सकते, और टेक्निकल्स हमें यही काम कर दिखाते हैं। जैसे ही आपने डाउन ट्रेंड में एक हैमर देखी KSE 100 में, तो आपने मारी में भी हैमर देखी, तो आपने यहाँ पर एंटर हो जाना चाहिए था। ये चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ साथ समझ आएंगी। अब यही सेम चीज़ अगर देखें तो ये सपोर्ट जोन एक मारी का था ना, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स एक्टिव हुए तो उन्होंने बाय करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली अगर एफएफसी को देखें तो एफएफसी का हमने एक ट्रेड प्लान बनाया हुआ था कि ये इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा तो हम एंटर होंगे, और टारगेट हम 470 प्लस का रखेंगे। लेकिन ये सिनेरियो नहीं हुआ पॉसिबल,
तो हम यहाँ पर इस सिनेरियो को डिलीट कर देते हैं और हमारा ये ट्रेड प्लान कैंसिल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या देखा। अच्छा, बाय द वे, ये मेरा नंबर, अगर आप प्रीमियम में ऐड होना चाहते हैं तो आप ऐड हो सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में फ्री ग्रुप का भी हमारे पास, आपके पास लिंक मौजूद है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडवाइसेस मिल जाती हैं उसमें, ट्रेड कॉल्स नहीं मिलती। ट्रेड कॉल्स आपको प्रीमियम मिलेगी। अगर आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे आपको एक अच्छा आ, एक तरह से माहौल इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पे 800 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, सो सिमिलरली एफएफसी में भी अगर देखें तो यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट जोन था, या आप इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ लें, ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद था। और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप समझ लें या इसको आप सपोर्ट जोन समझ लें, वो हो चुका है। और यहाँ पर भी एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल हमारे पास बनी थी और हमारे पास थोड़ा सा पुश भी देखने को मिला। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है और वो भी आवरली चार्ट पे। तो ये एक अच्छा आपके पास पिक हो सकती है। एफएफसी को ज़रूर कंसिडर करें फॉर लॉन्ग टर्म। और इसने एक गैप भी बनाया हुआ है, और जो डिविडेंड का गैप है तो ये भी फिल आउट हो सकता है ईजिली। आपको 8-10% के गेंस तो मिल ही सकते हैं इंशाल्लाह। तो जो लोग सेफ एंटर होना चाहते हैं वो फिर वेट करें कि 374 को एफएफसी ब्रेक करे तो वहाँ पे एंटर हो। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। लिक्विडिटी स्वीप के नीचे का हम एसएल रखेंगे, और जो कि 343 का 343.5 का बनता है। 1 to 1 मिनिमम टारगेट लेंगे। 401 जो बनता है, 401.6 बनता है। अगर जो करंट मार्केट प्राइस पे एंटर होना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम यही ट्रेड प्लान रहेगा, लेकिन एसएल थोड़ा छोटा हो जाएगा। 343 का एसएल हो जाएगा, और जो टारगेट है वो आप इस गैप का रख सकते हैं, जो गैप है 389 का। एंड मज़ीद आप इसको मज़ीद ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट साइड में आपको शो भी हो रहा है, ये जो रेड है ये एसएल है, ये जो ग्रे है ये एंट्री पॉइंट होता है, और ये जो ग्रीन है ये टीपी होता है। ठीक है, ये ग्रीन करंट प्राइस होती है। ओके, सो ये एक ट्रेड प्लान आपके लिए बन सकता है। मज़ीद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एंग्रो होल्डिंग्स है उसने भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स तोड़े हैं। एंग्रो होल्डिंग्स में मैं कब से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, और टेक्निकली भी हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि उसमें हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनना था। और एक पुराना एनालिसिस मेरा ये था कि जब ये एंग्रो होल्डिंग्स एक लोअर हाई बना रहा था, मेरा एनालिसिस ये था कि जब ये 205 या 206 को ब्रेक करेगा तो हम एंटर होंगे, जो कि सिनेरियो हमारे पास पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमारी एंट्री इनिशिएट नहीं हुई। ओके, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर समझ रहे थे कि अपवर्ड ट्रेंड में हो चुका है, लेकिन इसने अपवर्ड ट्रेंड नहीं कंटिन्यू किया। मैंने एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ था, इसने वो कंटिन्यू किया उस रेजिस्टेंस जोन को। आज अब अगर हम देखें तो मैंने जिस तरह के है ये टारगेट लेवल मार्क किया हुआ था हेड एंड शोल्डर्स का, जो कि ये शोल्डर्स थे और ये हेड था, तो उसका टारगेट लेवल तकरीबन तकरीबन आप समझे तो अचीव हो चुका है और अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। तो एंग्रो होल्डिंग्स आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन मिल रहा है। अगर आप इसको अपवर्ड से डाउनवर्ड्स मार्क करें तो तकरीबन 43% डाउन मिल रहा है आपको। तो ये भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। इसमें भी कोई इतनी बात नहीं है कि ये बहुत ही बुरा कोई शेयर है, और करंटली अपने सपोर्ट एरिया पे भी खड़ा है। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह की डाइवर्जेंस देखें, जिस तरह की मैंने यहाँ पर आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में, कि प्राइस नीचे जा रही है लेकिन आरएसआई ऊपर आ रहा है। तो आप इस तरह की कोई डाइवर्जेंस यहाँ पर देख सकते हैं, तो फिर आप दोबारा उस सिनेरियो में भी एंटर हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये एक अच्छा आपको दोबारा गेन भी दे सकता है। तो इजीली जो आपके टारगेट्स बन सकते हैं वो आपके, अगर करंट मार्केट प्राइस पे एंटर हो तो 4-5% के टारगेट्स बन सकते हैं। टारगेट आपका रह सकता है 180 से 183.65 तक का। और आइडियल सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बनाए और देन ये टारगेट हिट करे, और देन ये दोबारा या तो नीचे आएगा या तो इसी को ब्रेक करके ये लोअर हाई ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। तो ये आपका एक ट्रेड प्लान बन सकता है। ओके, सो एंग्रो होल्डिंग्स का भी हमने डिस्कस कर लिया। मैं लास्ट स्क्रिप्ट डिस्कस करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, तो मैं वो पीएसओ के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। आल दो पीएसओ
एक काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक रहा है म्यूचुअल फंड्स का भी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में। तो वो उठाते रहे हैं स्टॉक को। ओके, सो इसमें भी मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ था, तो ये इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया और दोबारा एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये मैंने लेवल फिब रिट्रेसमेंट से मार्क किया था। जिसने मेरी फिब की वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है। अगेन हम RSI को भी देखें तो ओवरसोल्ड टाइप ऑफ रीजन में मौजूद है, और यहाँ पर अगर ये कंसोलिडेट करता है तो आप यहाँ पर एंटर हो भी सकते हैं और एक लॉन्ग पोजीशन आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड है, इस लो का रहेगा, और जो आपका टीपी है वो 433 का टीपी रहेगा। एंट्री प्राइस करंट मार्केट प्राइस पे भी एंटर हो सकते हैं 388 पे, और SL आपका 343.9 का रहेगा। तो ये भी आप एक ट्रेड प्लान ले सकते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि हम बीच में कोई ट्रेड ले रहे हैं और कोई परफेक्ट जोन नहीं है ये एक तरह से। तो लोअर हायर हाइज हायर लोस की बेस पे ले रहे हैं ट्रेड, तो ले सकते हैं जिनको कन्विक्शन है इसमें। ये एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल है, तो ये एक तरह से कंफर्मेशन भी देती है। हैमर टाइप ऑफ कैंडल ऑल्दो ये सारों में बनी है, तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा वीक कंफर्मेशन समझूंगा, लेकिन इसको जो लोग रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रेड ले सकते हैं लास्ट में। तो दीज वर सम स्क्रिप्ट्स जो आप देख सकते हैं ट्रेड के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी जो उसमें टेक्निकल एनालिसिस मैं सिखा रहा हूँ फ्री में, आप वो देख सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं मज़ीद उस तरह की वीडियोस आएँ तो कमेंट्स में मेंशन करें और अपनी स्क्रिप्ट्स भी मेंशन करें। और आज की वीडियो से कुछ भी सीखा है तो डू कमेंट, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।